हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजना कौशिक। आज का वीडियो सब ग्रुप और क्लासेस पे है। जब हम कैरेक्टर टेबल की फॉर्मेशन करते हैं तो हमें क्लासेस मेन पता होनी चाहिए, इसलिए पहले हम डिफ़ाइन करेंगे सब ग्रुप एंड देन फिर हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को H से डिनोट करते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। किसी भी ग्रुप के अंदर कितने सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी संख्या को या उनके नंबर को ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है H2O मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर 4 सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर आप इसे C2V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप भी कह सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप और इन H2O और C2V ग्रुप इज़ 4। अब बात करते हैं सब ग्रुप्स की। सब ग्रुप a smallest part of a group elements which follow the 4 postulate of a group is called subgroup। किसी भी ग्रुप मेंबर्स में कुछ ग्रुप मेंबर ऐसे होते हैं जो एक छोटे से ग्रुप को फॉर्म कर देते हैं जो चारों ग्रुप पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सब ग्रुप। मतलब किसी ग्रुप का छोटा छोटा पार्ट जो चारों पोस्टुलेट को फॉलो करेगा उसे सब ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर C3V ग्रुप की बात करेंगे तो उसके अंदर जो 6 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उनमें जैसे कि सिग्मा V1, सिग्मा V2 एंड सिग्मा V3, ये तीनों इस ग्रुप के अंदर ही एक छोटे से ग्रुप की और फॉर्मेशन कर देते हैं जो चारों के चारों ग्रुप पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, जिसका ऑर्डर हो जाएगा 3। सो ये बात हो गई सब ग्रुप की। मेनली सब ग्रुप इतने मायने नहीं रखते जितने कि क्लासेस मायने रखती है, क्योंकि कैरेक्टर टेबल में क्लास का यूज़ होता है। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्लासेस क्या होती। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द क्लासेस। क्लास किसी भी ग्रुप मेंबर्स में ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप है जो कि सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं या फिर जो कोरिलेट होते हैं। या तो वो कोरिलेट होने चाहिए या फिर वो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करने चाहिए। सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है कि अगर हम ये एक ऐसी प्रोसेस है कि अगर किसी सिमेट्री एलिमेंट, मान लीजिए हम सिग्मा XZ पर इसको अप्लाई करते हैं, तो हमें अगर रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा YZ मिले तो ये, और अगर इस पर सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करें तो हमें सिग्मा XZ मिले, देन ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स आपस में कोरिलेट हो रहे हैं। इसका मीनिंग ये होगा। सो ये एक क्लास के मेंबर हो जाएंगे। वैसे ये दोनों एक क्लास के मेंबर नहीं होते हैं, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर जैसे कि हम H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल में 4 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर इन 4 सिमेट्री एलिमेंट्स में सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है कि कोई भी आप सबसे पहले एलिमेंट चूज़ कीजिए जिसको आपको चेक करना है। मान लीजिए मैंने चूज़ किया है C2, ओके। अब अदर एलिमेंट्स E को छोड़ के, क्योंकि E खुद ही एक क्लास होती है, और हमें पता है कि E को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा। इसलिए अदर जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी से एक सिमेट्री एलिमेंट चूज़ कीजिए, उसे C2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने सिग्मा XZ को चूज़ करके C2 इंटू सिग्मा XZ किया है। अब सिग्मा XZ जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी सिमेट्री एलिमेंट के इन्वर्जन को भी इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका इन्वर्जन यहाँ पे डायरेक्शन को बताता है। अब ये हो गया सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल हो गया। मान लीजिए ये X है, ये Y है, तो आपको X इन्वर्स Y X, ये है फॉर्मूला ऑफ सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। इसे किसी भी सिमेट्री एलिमेंट पे अप्लाई करके देखना है कि हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है। अगर रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हमें सिग्मा YZ मिलता है तो C2 सिग्मा YZ के साथ कोरिलेट होगा।
सो अब सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन रूल को C2V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप के लिए अप्लाई करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे C2 लिया है और उसके दोनों साइड में मैंने सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा एक्स जेड का इन्वर्जन लिया है। चाहे तो सिग्मा वाई जेड भी ले सकते हैं। ई नहीं लिया है क्योंकि ई को हमें पता है किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट ही मिलेगा, इसलिए मैं अदर एलिमेंट्स के साथ इसका सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। सो ऑपरेशन अप्लाई की डायरेक्शन हमेशा ये रहती है। देन अगर सिग्मा एक्स जेड इंटू C2 कितना होगा, C2 टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या अप्लाई करके भी देख सकते हैं। सो सिग्मा एक्स जेड इंटू C2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई जेड। सो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एक्स जेड का इन्वर्स एंड सिग्मा वाई जेड। अब क्वेश्चन अराइज कि अगर हम प्लेन उल्टा डाल रहे हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में या कोई फ़र्क आएगा। सो इसका आंसर है कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये H2O का मॉलिक्यूल है और सिग्मा एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है तो एक्स जेड प्लेन कुछ इस टाइप से होगा। अगर हम प्लेन सीधा डालें तो भी मिरर इमेज सेम बनेगी, और अगर हम प्लेन उल्टा डालें तो भी मिरर इमेज सेम ही बनेगी। इसलिए मिरर अगर आप उल्टा रखें या सीधा रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सिग्मा एक्स जेड भी बोल सकते हैं। सो सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड इज इक्वल टू C2। सो C2 हम लेके C2 चले थे, हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन भी C2 मिल रहा है। दैट मीन C2 फॉर्म अ सिंगल क्लास। इसी टाइप से अगर मैं सिग्मा एक्स जेड के लिए देखूं कि सिग्मा एक्स जेड किसके साथ में सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल को फॉलो करता है या किसके साथ कोरिलेट हो रहा है। सो मैं इसके दोनों तरफ अगर मैं सिग्मा वाई जेड और सिग्मा वाई जेड का इन्वर्स करूं और ऑपरेशन अप्लाई की डायरेक्शन ये करूं, देन सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड इज इक्वल टू C2। सो सिग्मा वाई जेड का इन्वर्स इंटू C2। वही बात अगर प्लेन ये भी उल्टा डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो सिग्मा वाई जेड इंटू C2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स जेड। सो इसमें भी देखिए अगर हमने सिग्मा एक्स जेड लेके चले थे और रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन भी सिग्मा एक्स जेड है। सो इससे भी यही डिफाइन हो रहा है कि सिग्मा एक्स जेड एक सिंगल क्लास की फॉर्मेशन करता है और अदर किसी एलिमेंट के साथ ये सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल नहीं दिखा रहा है, यानी कोरिलेट नहीं हो रहा है। अगर इसके अलावा अब हम देखते हैं कि रह गया यहाँ पे सिग्मा वाई जेड। सो अगर मैं सिग्मा वाई जेड के लिए देखूँ और मैं दोनों साइड अगर C2 और C2 का इन्वर्जन लूँ तो ऑपरेशन डायरेक्शन ये करते हैं। देन C2 इंटू सिग्मा वाई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स जेड। सो C2 इन्वर्स सिग्मा एक्स जेड। अब वही बात कि अगर आप रोटेट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं H2O मॉलिक्यूल को तो भी, क्योंकि हम 180 डिग्री से ही रोटेट कर रहे हैं तो हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन सेम ही मिलेगा। मतलब अगर आप सीधा डायरेक्शन में रोटेट करो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करो तो रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, इसलिए डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो C2 इंटू सिग्मा एक्स जेड इज इक्वल टू सिग्मा वाई जेड। सो सिग्मा वाई जेड। सो सिग्मा वाई जेड भी एक सिंगल क्लास बनाता है। E इज़ ऑलवेज अ क्लास। E हमेशा एक अलग क्लास बनाता है। सो जब C2V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप की बात हुई तो सभी एलिमेंट एक पर्टिकुलरली अलग अलग क्लास बनाते हैं और अदर किसी एलिमेंट के साथ में कोरिलेट नहीं होते हैं। इसलिए C2V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप का अगर हम देखेंगे क्लासेस कितनी हैं तो डेट आर 4। अब बात करते हैं अगर हम C3V की। सो C3V के लिए हम अप्लाई करके देखते हैं। अब C3V के लिए हम देख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करके एक क्लास बना रहे हैं। सो मैं सबसे पहले सिग्मा V1 का एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं C3 लिख रही हूँ, अदर कोई एलिमेंट भी लिख सकते हैं। इस साइड C3 का इन्वर्जन। अब इसे अप्लाई करने की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी। तो सबसे पहले अमोनिया का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस मॉलिक्यूल को C3 यानी कि क्लॉकवाइज 2 बार रोटेट करने पे हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। 2 बार रोटेट किया है, H1 यहाँ होगा, H3 यहाँ होगा और H2 यहाँ पर। अब हमें इस मॉलिक्यूल में प्लेन डालना है सिग्मा V1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सिग्मा V1 प्लेन इस मॉलिक्यूल में 1 नंबर हाइड्रोजन से नहीं डाला जाएगा, बल्कि प्लेन वैसे डाला जाएगा जहाँ जैसे
फर्स्ट नंबर जो हम मॉलिक्यूल लेके चले हैं वहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे H1 यहाँ पे है तो प्लेन सिग्मा V1 इस टाइप से डलेगा। सो इसी एंगल से हमें यहाँ पे प्लेन डालना है। ये याद रखने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे प्लेन डाल देंगे तो आपको रिज़ल्ट सही नहीं मिलेगा। सो सिग्मा V1 हम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे सो N H2 यही रहेगा और ये दोनों चेंज होंगे H3 एंड H1। अब फर्स्ट एंड लास्ट को देखेंगे तो हम देखेंगे कि दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा V3। मतलब अगर हमने V3 से प्लेन डाला होता तो हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ये मिलता। सो यहाँ पे हम C3 इन्वर्स और सिग्मा V3 भी लिख सकते हैं। अब सिग्मा V3 और इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब जब हम इसमें C3 टू इन्वर्स अप्लाई करेंगे सो H2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे H1 की पोजीशन पे और H1 H3 की पोजीशन पे आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है हमें। यहाँ पे आ जाएगा H3, यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2। लास्ट एंड फर्स्ट को देखेंगे तो H2 मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही है। दैट मीन अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल में हमने सिग्मा V2 प्लेन डाला होता तो हमें यही रिज़ल्ट मिलता। दैट मीन इस सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर हमें सिग्मा V2 मिला। सो सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2 कोरिलेट हो रहे हैं। दैट मीन सिग्मा V1 और सिग्मा V2 एक ही क्लास के मेंबर्स हैं। अब अगर हम सिग्मा V1 के सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन रूल में C3 1 के साथ में चेकआउट करें तो हमें सिग्मा V3 आंसर मिलेगा। इसे अप्लाई करके देख सकते हैं ऊपर वाले मेथड से ही। बस इस बार हमें एक बार ही रोटेट करना है, ना कि दो बार। एक बार एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे और यहाँ पे क्लॉकवाइज। सो हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा V3 मिलेगा। सो सिग्मा V1, सिग्मा V2 एंड सिग्मा V3 ये तीनों मिलके एक क्लास बनाते हैं। ये एक ही क्लास के मेंबर्स हैं। अब अगर C3 1 के लिए देखें तो C3 1 के लिए मैं यहाँ पे सिग्मा V1 और सिग्मा V1 के इन्वर्स के साथ अप्लाई करके देख रही हूँ। चाहे तो सिग्मा V2 भी लिख सकते हैं या सिग्मा V3 भी लिख सकते हैं। हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ऑपरेशन की डायरेक्शन ये रखेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूल बना लेंगे H1, H2 एंड H3। इसमें सिग्मा V1 सबसे पहले प्लेन डालना है। तो सिग्मा V1 प्लेन डालने पे 1 नंबर हाइड्रोजन से प्लेन डाला है तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे H2, H3 एंड H1। अब इस मॉलिक्यूल में C3 1 से हमें रोटेट करना है। मतलब मॉलिक्यूल को एक बारी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। रोटेट करेंगे तो देखेंगे कि इसको एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करने पे हाइड्रोजन्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे कुछ इस टाइप से कि ये H1 यहाँ पे, H3 यहाँ पे और H2 यहाँ पे। फर्स्ट एंड लास्ट को जब देखेंगे तो हमें मिलेगा कि अगर हम इस मॉलिक्यूल में सिग्मा V3 प्लेन डालते तो हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ये मिलता। सो ये सिग्मा V3 के इक्वल होगा। सो हम लिख सकते हैं कि सिग्मा V1 इन्वर्स इंटू सिग्मा V3। अब इस ऑपरेशन को अप्लाई करके देखना है। सो हमें V3 का मॉलिक्यूल हमें ये मिला। अब इसी में सिग्मा V1 इन्वर्स में प्लेन डालना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्लेन की बात जब हम करते हैं तो इन्वर्जन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मिरर इमेज सेम ही बनते हैं। सो इस मॉलिक्यूल में जब हम H1 के लिए प्लेन रखेंगे तो ये दोनों एटम्स आपस में चेंज हो जाएंगे। जब हमने सिग्मा V1 के लिए क्लास के हम देख रहे थे तो हमने पहले कहा था कि हमें उसी मॉलिक्यूल में देखना है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में जिसमें जो हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग प्लेन डालना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम इस हाइड्रोजन के थ्रू ही प्लेन डालेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हम उसमें रोटेट कर रहे थे। जहाँ रोटेट करने के बाद प्लेन डाला था तब हमने फर्स्ट एटम के अकॉर्डिंग प्लेन डाला था और यहाँ पे हम इस जो हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा V3 के अकॉर्डिंग मिला है वहीं पे हम प्लेन उल्टा डाल रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम प्लेन डालेंगे सो ये दोनों एटम्स चेंज हो जाएंगे।
अब अगर हम अमोनिया के एटम को देखते हैं जिसका हमने स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन लिया था H1 H3 एंड H2, इस मॉलिक्यूल को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 2 बारी रोटेट करते, 2 H3 1 एंड 2 टाइम रोटेशन पे इस पोजीशन पे आता, ये यहाँ पे आ रहा है। हाइड्रोजन नंबर 2 बारी रोटेट करते 1 एंड 2, तो इस पोजीशन पे आता, और हाइड्रोजन नंबर 1 इस पोजीशन पे आता। सो हम इसे C3 बोल सकते हैं कि हमने 2 बारी जो रोटेशन पे मिलता है वही रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। सो इसलिए अगर हम बोल सकते हैं कि C3 1 एंड C3 एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर C3 के लिए भी इसी टाइप से सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके देखेंगे तो हमें C3 रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। सो ये दोनों एक क्लास बनाते हैं। ई हमें पता ही है कि एक क्लास होती है। सो टोटली हमें जब C3 मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप की बात की तो हमें 3 क्लासेस पता चली, जिसमें से E एक क्लास है, C3 एंड C3 एक क्लास है, सिग्मा V1, सिग्मा V2 एंड सिग्मा V3 एक क्लास है। सो C3 मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में 3 क्लासेस होती है। सो आई थिंक मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा क्लासेस के बारे में। क्लासेस जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि आगे जब हम कैरेक्टर टेबल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें क्लासेस को भी डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्स, जिसमें हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।